हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सपनों को साकार करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि नीट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपने इससे पहले के चैप्टर भी देखे होंगे, अब आप इस चैप्टर को भी देखेंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का लेक्चर जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे है। इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक 5 सालों में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन मैं छोटी सी बात उससे पहले बता दूं, यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, लाइक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़कों का घूमना, वही क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। या आप प्लेनेटरी सिस्टम, सिंपल आप समझते हैं प्लेनेटरी सिस्टम, सन के चारों ओर जिस तरीके से कौन रिवॉल्व कर रहा है, आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उस वही क्या आपका सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि बात करें यहां पे नीट 2020 में, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 175 लुटेटियम, इसको लुटेटियम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो हम बात लिख देते हैं लुटेटियम 175, ये मास नंबर दिया हुआ है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 71 होता है। ये मैं लिख दे रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 175 लुटेटियम रिस्पेक्टिवली आर। आपको ऑप्शन दे दिए गए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी में, बस उन्होंने सिंपल सा एक क्या चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया एलिमेंट को। तो ध्यान समझना, यदि मैं यहां पे एटॉमिक नंबर में बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है यहां पे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलयू कितना है भाई, ये है आपका सिंपल 71। कितना है 71, ध्यान समझना। अच्छा, और जो आपका सिंपल यहां पे मास नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं जेड से, ठीक है। और ये मास नंबर है, ये है आपका ऑफ ल्यूटेटियम, ये दिया हुआ है आपको 175। अब ध्यान से समझना यहां पे। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो जितना एटॉमिक नंबर है, जैसे 71 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया यहाँ पे 71 ही क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ये तो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पता लग गए, ठीक है। 71 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 71 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब यहां पे अब बात आ रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हम निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम डिनोट करते हैं सिंपल ए से। तो ध्यान समझना, ये हो गया आपका मास नंबर, या है ना, और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो जो आते हैं आपके सिंपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आते हैं ए माइनस जेड, ठीक है। आप ए माइनस जेड करोगे, आपका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्या है यहाँ पे, मास नंबर 175 माइनस एटॉमिक नंबर 71, ये आ गया आपका 104। क्या आ गया, 104। तो देखो यहाँ पे सिंपल बोला गया क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कितने आए 71, देखो इसी लाइन में देना। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने दिए गए आपको 104, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं 71। बच्चा क्या करता है 71 71 104 सी ऑप्शन लगा देता है, जो कि गलती हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन याद हुए, 71 71 104 टिक लगाया और आंसर टिक कर दिया। लाने थे 4 मार्क्स पॉजिटिव +4, लेकिन आ गए -5। 4 तो वो मार्क्स गए और एक -1 मार्क्स और हो गया, तो 5 मार्क्स माइनस हो गए आपके, सिंपल से। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा। बहुत ध्यान से 71
104 एंड 71। ध्यान से गहरी गहरी सांसों को लेते हुए तभी आंसर को टेक करना। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। ये पूछा गया था आपका नीट 2019 में। ठीक है, यहां पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो ये बोल रहा है सिंपल स्पेक्ट्रम बनते थे आपके, लाइमन, बार्मर, पास्चन, फंड, ये सीरीज बनती थी ना, ब्रैकेट, ये सीरीज बनती थी इन्फिनिटी से। आप जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो हम उसको लाइमन सीरीज बोलते थे, सेकंड में आता था उसको हम क्या बोलते थे, बार्मर बोलते थे। इस तरीके से हम सीरीज बोलते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपको पूछा जाए लाइमन सीरीज किस में आती थी, यदि आपको पूछा है लाइमन सीरीज जो होती थी वो आती थी आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में, यूवी रीजन में। ठीक है, किसमें, यूवी रीजन में। और पास्चन और ब्रैकेट ये आपकी किसमें आती थी, आईआर रीजन में आती थी। ठीक है, सिंपल। और जो आपका बार्मर सीरीज आती है ये किसमें आती है, ये आती है आपकी विजुअल रीजन में। और आपको पता है जो विजुअल रीजन होता है वो कहां से कहां हो रहा है, बोलो, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। सिंपल, यही होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये विजुअल रीजन पूछ रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो गया, सिंपल। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, जो कि आपका नीट 2019 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से, क्या पूछा गया था, 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स दे दिए गए, इनको अरेंज करना था इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, इनको हमें अरेंज करना था ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी में। सिंपल, आपको यदि याद हो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना था। ऑफ बाउ प्रिंसिपल तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में था एनर्जी का, या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे को छोटा। तो इनको निकालने के लिए एक ही फंडा है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये हमें बताता है N+L रूल। कौन बताता है भाई, N+L रूल। एन यहां पे क्या होता था याद हो आपको, इसको बोलते थे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो आपका एल होता था ये हम बोलते थे सिंपल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है सिंपल, यहां पे यदि हम बात करें, जैसे एल की वैल्यू 0 होती थी, एल इक्वल टू 0 के लिए कौन सी सबसे होती है एस, एल इक्वल टू 1 के लिए पी, एल इक्वल टू 2 के लिए डी, एल इक्वल टू 3 के लिए एफ, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम सबकी N+L वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा आएगी उस केस में हम उसी को क्या दे देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जीज को अरेंज कर देंगे। तो देखो हम सबसे पहले निकालते हैं N+L वैल्यू D के लिए, 4D के लिए। तो देखो भाई यहाँ पे 4D के लिए निकाल रहे हैं। यदि हम बात करें 4D के लिए, N लिख दिया, L लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, N+L निकालना अपने को, ये N लिख दिया, ये L लिख दिया, यहाँ पे 4D लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 5p, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन 6p, सॉरी 5f, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन 6p। तो देखो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू L क्या होगी, 4D के लिए 4 होगी, L की वैल्यू देखो D के लिए क्या होती थी, L की वैल्यू 2, जो कितना हो गया, N+L 6 हो गया। 5p देखो 5 + 1 ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। ध्यान समझना, F के लिए L की वैल्यू क्या होती, 3, तो ये हो गया सिंपल आपका 5, N की वैल्यू, L की वैल्यू 3, मतलब ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 5F के लिए जो N+L वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी सिंपल 8। ध्यान समझना। अब देखो, अब 6p के लिए देखते हैं, सिंपल 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया आपका सिंपल। तो देखो ये 7 हो गया, इसके लिए 6p के लिए जो N+L वैल्यू आएगी, N+L वैल्यू वो आएगी आपकी 7। क्या आएगी, सिंपल
7। अब देखो ध्यान समझना, अब सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, अब हो जाएगा सबसे ज्यादा, यदि देखा जाए तो 5F की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आएगा 6p 7 है, ठीक है, फिर आ गया 6p, फिर आ गया देखो 6p के बाद, 6p के बाद आ गया आपका सिंपल यहां पे। अब देखो अब 40 और 5p की n प्लस एल वैल्यू तो सेम है। जब n प्लस एल वैल्यू सेम होती है बच्चा, तो उस केस में हम देखते हैं सिंपल यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, सिंपल एनर्जी ज्यादा होगी। तो n की वैल्यू यहां पे किसकी ज्यादा होगी, 5p में 5 की, सिंपल इसकी 5p की ज्यादा होगी, तो देखो यहां पे हो जाएगा सिंपल, इसके बाद आएगा 5p और फिर आ जाएगा आपका सिंपल 4d। तो ऑप्शन देख लो भाई यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, पहला 5F 6p 5p नहीं भाई, फिर दूसरा आया 5F 6p 5p 4d, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, सिंपल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है बच्चा बाटी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में यहां पे, ये नीट 2018 में पूछा गया था, और क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, टोटल ऑर्बिटल, यहां पे क्या पूछ रहा है देखो, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो लिखा हुआ है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, एंगुलर जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है भाई, ये बात तो सही है। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स वाइल, देखो भाई ठीक है 3 क्वांटम नंबर्स के लिए, वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर, ठीक है भाई, ये बोल रहा है जो ऑर्बिटल है उसके लिए क्या चाहिए, 3 ही चाहिए क्वांटम नंबर, कौन कौन से, एन एल एम, एन एल एम मतलब एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, सिंपल, एन मतलब प्रिंसिपल, एल मतलब एजीम्यूथल, और एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या एल को हम ये क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोल सकते हैं एजीम्यूथल की जगह। ध्यान सुनना, अब क्या होगा इसके बाद सिंपल, तो क्या हो गया एनएलएम है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन के लिए हैं उसके लिए डेजिग्नेटेड 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक और जुड़ जाता है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, सिंपल बता रहा है हमें। अब देखो अब लिखा हुआ है सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है भाई, नाइट्रोजन एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यदि हम देखा जाए तो नाइट्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा यहाँ पे 2p 1s2 2s2 2p3, यही होगा, ठीक है। अब यही होगा तो देखो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं सिंपल, s में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 1s हो गया, 2s में भी दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 2p में क्या हुआ, पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुन रूल एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तीनों में, वो भी यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा तो दोनों वो तीनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, क्लॉकवाइज में। यदि पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तो सब एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो देखो भाई यहाँ भी क्लॉकवाइज गया, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, देखो भाई यहाँ पे इसने क्या किया, पी एक्स पी वाई पी जेड में यदि देखा जाए तो जो ये है आपका सिंपल जेड वाला ये कैसा चला गया, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि गलत है, नहीं जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, क्लॉकवाइज जाना चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने ऐसे बना दिया आप ऐसे बना देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, हाफ एरो बनाओ या फुल एरो बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे सिंपल कौन सा हो जाएगा फिर ऑप्शन आपका, तो सी हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढना था, बिल्कुल बात सही, तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यदि हाँ क्लॉकवाइज दिया जाता तब तो ऑप्शन सही था, लेकिन वहां पे उसने क्या दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे जो द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज, देखो 0, बिल्कुल सही बात है, जो डी जेड स्क्वायर की वैल्यू ऑफ एम होती है वो क्या होती है, वो आपकी 0 होती है ना। तो आई होप आपको ये बात भी सही हो गई होगी, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन आपका सिंपली हो गया है। तो बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, देख लो भाई लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं, और आपको पता भी लग रहा होगा कि यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाएं तो
तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान समझना, क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है, कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो पहला लिखा हुआ है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स, यानी पोजीशन एंड मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बिल्कुल सही बात है, आपको भी ये बात पता है कि सिंपल पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ कभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। या तो हम एक टाइम में पोजीशन को पता लगा सकते हैं या एक टाइम में मोमेंटम को पता लगा सकते हैं। ये आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया था हाइजेनबर्ग साहब ने। और ये बात ध्यान रखना, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, बी लिखा हुआ है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। बिल्कुल बात सही है। यदि आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट पेज में आप जब एनसीईआरटी पलटते हैं, वो ग्रीन वाला पार्ट आप लास्ट में देखते हैं क्वांटम नंबर के बाद का, वहां पे एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बताया गया है। जो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, सिंपल इलेक्ट्रॉन जंप करते थे, सिंपल उसी को क्या बोलते थे हम, एक्सचेंज एनर्जी बोलते थे। उसमें एनर्जी जो रिलीज होती थी उसे एक्सचेंज एनर्जी बोलते थे। और सिंपल आपको एक बात पता है, जब जब एनर्जी रिलीज होती है तब तब मॉलिक्यूल किसमें आता है, स्टेबल स्टेट में आता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा सिमेट्री होती है और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बैलेंस अरेंजमेंट होता है। ये बात भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, बी भी सही हो गया। हमें क्या होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सी लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बिल्कुल सही बात है ना। ये बात क्या है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है 2p ऑर्बिटल की एनर्जी से। देखो एक बात बता दें, इन हाइड्रोजन एटम में है ना, इन हाइड्रोजन एटम में जो डिपेंड करता है एनर्जी का ऑर्डर, वो करता है सिंपल आपका किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो एक बात ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन में होता है जनरली जो 2s और 2p की एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए यहां पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो, लेस देन, नहीं भाई ऐसा नहीं है ना, क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका सिंपल सी ऑप्शन है, जो कि रॉन्ग पूछा था, डी भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, लिखा हुआ है डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताई लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो समझो, यहाँ पे मास मतलब बता दिया, वेलोसिटी मतलब उन्होंने ये बोला था डी ब्रॉगली साहब ने कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर थे उनने सब पे यही इक्वेशन लगा दी थी। सिंपल, हर एक पार्टिकल डुअल कैरेक्टर रखता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। हम इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो सिंपल ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। सिंपल आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था और यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना, जो कि नीट सेकंड 2016 में पूछा गया था। बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन था, ध्यान समझना। लिखा हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन दी ऑर्बिटल। देखो भाई ये बात ध्यान रखना, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, देखो गलती समझना, इन दी ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3, क्या दे दिया उसने, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। तो देखो यदि हम बात करें यहाँ पे हम बात करें तो n इक्वल टू क्या 3, l इक्वल टू 1 मतलब 3p आ गया। एक्चुअली 3p जो है ये आपकी सबसेल है, क्या है, सबसेल। और ये यहाँ पे क्या पूछा है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यदि हम 3p में बात करें तो आप क्या करते हो, सिंपल 3 ऑर्बिटल होती हैं, कौन सी,
पी एक्स पी बाई पी जेड, इसी तरीके से इसमें भी होगी। लेकिन बच्चा गलती यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे 3p देखा, बोला 6 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में कितने, पी सबसेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पे टिक कर देता है और आंसर वो गलत हो जाता है। ये ध्यान समझना। और नीट सेकंड 2016 में आया था, यानी क्वेश्चन तो धमाकेदार आया होगा, सिंपल सी बात, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं दिया होगा। तो देखो यहाँ पे जब हम बनाते हैं सिंपल, तो ये 3 ऑर्बिटल बनाएंगे पी एक्स पी बाई पी जेड, और हर एक ऑर्बिटल कैसे होंगे बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगी, कितनी रखेगी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 3p ऑर्बिटल में जो हर एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इसीलिए ए ऑप्शन। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो ये बात ध्यान है, ऑर्बिटल पूछा है, सबसेल पूछता तो 6 होता आंसर, लेकिन ऑर्बिटल पूछा है तो सिंपल आपका 2 आंसर हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंपल आपको इस तरीके से समझना है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, देखो ये भी पूछा गया नीट सेकेंड 2016 में, भाई आसान क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, ध्यान समझना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis, along the axis पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ किस ऑर्बिटल में डी के along the axis होगी। तो देखो हम डी की जनरली ऑर्बिटल बनाती हैं, तो देखो क्या होती है डी की ऑर्बिटल, सिंपल 5 ऑर्बिटल होती हैं। कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ध्यान समझना। अब देखो क्या होगा, ये लिख दिया हमने। अब ये जैसे हमने लिखा, अब हमें ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी हम बना देते हो, स्ट्रक्चर से आया था, आप तो डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो यदि आपको ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर याद होंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये 5 ऑर्बिटल, इन 5 ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब समझते हो, मतलब इनकी एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान समझना, यहां पे जब हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिंपल आपके स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेंगे। देखो जैसे मान लो डी एक्स वाई बनाए, ये क्या आता, बिटवीन दी एक्सेस, बिटवीन दी एक्सेस एक्स वाई, इस तरीके से। आपको क्या बताना है, अलोंग दी एक्सेस डी एक्स वाई, इसी तरीके से डी वाई जेड होगा, क्या होगा डी वाई जेड, ये मैंने बाई जेड ले लिया सिंपल, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो डी जेड एक्स, हमने सिंपल एक्स जेड ले लिया, एक्स जेड, देखो भाई ठीक है, ये आ गया एक्स जेड। अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। अब हम लेते हैं सिंपल डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर लेते हैं, तो ये आएगी आपकी अलोंग दी एक्सिस, ये हो गया, ठीक है। और दूसरी है डी जेड स्क्वायर, है ना। देखो भाई एक यही एक डी ऑर्बिटल होती है जो क्या होती है, शादीशुदा होती है। शादीशुदा समझते हो, मतलब इसकी रिंग सेरेमनी हो जाती है, और तो सब क्या होते हैं, सिंगल होते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई डी जेड स्क्वायर का हम बनाते हैं सिंपल इस तरीके से। तो देखो भाई इसकी शादी करा देते हैं, तो इसको हमने देखो अंगूठी पहना दी है सिंपल इस तरीके से। ये आपका अलोंग दी जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा, अब तो क्लियर ही हो गया होगा, जो अलोंग दी एक्सिस वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका पूछा गया था सिंपल एनर्जी लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है अलोंग दी एक्सिस, तो किस में, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में। तो आंसर देख लो यहाँ पे क्या है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आंसर सी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, सो डोंट वरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। देखिए भाई ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है
दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल, तो ये पूछा डिस्टिंग्विश बाय। तो देखो भाई दो इलेक्ट्रॉन है, अब वो सेम ऑर्बिटल में फील्ड है, अब ये पूछा है सेम ऑर्बिटल में, चलो फील्ड है, सिंपल आपके इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब ये बोल डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, पहले लिखा हुआ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नहीं भाई, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है ना, लेकिन इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये भी सेम हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर अभी हम बात कर लेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर देखो, यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो एक बताओ, यही डिस्टिंग्विश करके बताएगा, सिंपल, क्योंकि एक का क्या होगा प्लस हाफ और एक का क्या होगा माइनस हाफ, तो हमें जो डिस्टिंग्विश करके बताएगा वो क्या बताएगा, क्या सेम ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, क्या लिखा हुआ है आर डिस्टिंग्विश बाय। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हैं सेम ऑर्बिटल में, तो सिंपल उसको हम जो क्या करेंगे डिस्टिंग्विश करेंगे वो स्पिन क्वांटम नंबर से करेंगे, क्योंकि हमें वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे सिंपल सा, आप ऐसा क्यों होता है एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हम ऐसा क्यों बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों बढ़ते हैं, हम सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं बढ़ते हैं, इसका आंसर मैं सोच के जल्दी से बताओ। तो देखो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, आप सोचना, ठीक है, मैंने बोल दिया वहां पर सोचना, पॉज करना, सोचना, फिर मेरा आंसर आप देखना। तो देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यदि मान लो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट होंगे, तो एक बात आओ, जब आपके जो दो हस्बैंड वाइफ हैं अब वो साथ में 24 घंटे साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, अब साथ में रहते हैं, अब क्या होने लगा, लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, लड़ाइयां स्टार्ट हुई मतलब रिपल्सन होने लगा, रिपल्सन होने लगा, तो क्या होने लगा, डाइवोर्स हो गया, सिंपल। अब ऐसे यहां पे यदि इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो सिंपल इसीलिए जो हम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फिल करते हैं, बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना, तो ये बात क्लियर, क्योंकि वो मिलेंगे एक बार, दिन में एक बार मिलेंगे तो प्यार बना रहेगा दोनों के बीच में, रिपल्सन कम होगा, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि दो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फिल करते हैं। अब देखो तीसरी बात लिखी हुई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, इसीलिए हम इनसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब आप ना तो ए से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ना सी ऑप्शन से, ना डी ऑप्शन से। जो आप सिंपल दो इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक ही ऑर्बिटल में कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप सिंपल स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त, और आपको मजा भी आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो गए होंगे, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। देखो हमें क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपके चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं हम आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं आपसे दूर हो जाता हूं। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।